आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल का आयोजन, डबल इंजन सरकार से आंगनबाड़ी कर्मियों की हक की सीधी मांग, सरकार के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजनांदगांव में LIC कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, सरकार की नीतियों के खिलाफ उठाई आवाज, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की गई मांग। टीचर के थप्पड़ों ने छीन ली सार्थक की सुनने की शक्ति, स्कूल प्रबंधन ने टीचर को किया सस्पेंड, परिजन FIR दर्ज कराने की कर रहे मांग। स्कूल के पास खुली शराब दुकान से ग्रामीण हुए नाराज, अधिकारियों पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों से लगाई थी गुहार। बालोद में बस स्टैंड बना तालाब, यात्री हुए बेहाल, 24 घंटे की बारिश ने खोली नगर प्रशासन की पोल, रहवासियों का आरोप प्रशासन देता है सिर्फ आश्वासन। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। ग्राम जाल बांधा में ग्रामीणों के विरोध और आश्वासन के बावजूद स्कूल के पास देशी शराब दुकान खोल दी गई है। यह दुकान कबीर विद्या मंदिर और गुरुकुल विद्यापीठ से महज 200 मीटर दूरी पर है, जबकि प्रस्ताव में दूरी 500 मीटर बताई गई थी। कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई थी कि दुकान दूर खोला जाए, लेकिन वादा के उलट दुकान उसी स्थान पर शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षण वातावरण पर बुरा असर पड़ेगा। सवाल यह उठता है कि बच्चों की पढ़ाई अहम है या शराब की बिक्री? अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC के कर्मचारियों और एजेंटों ने LIC कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों पर विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की है और सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। धरने में शामिल कर्मचारियों और एजेंटों ने श्रम संहिता की सभी धाराओं को रद्द करने, बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश के निर्णय को वापस लेने और बीमा कानूनों में प्रस्तावित बदलाव का विरोध किया है। उन्होंने LIC के शेयरों के विनिवेश पर रोक लगाने, बीमा प्रीमियम पर लगाए गए GST को हटाने और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में तत्काल नई भर्तियों की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने LIC में स्थायी कार्यों की आउटसोर्सेस पर रोक लगाने और सभी कर्मचारियों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की भी मांग की है। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों ने 1995 की पुरानी पेंशन योजना को शामिल करने की भी बात कही है। हमारी पर्सनल बीमा कंपनी में भी मांगे हैं। एक तो नई भर्ती प्रारंभ करो, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में हमारी नई भर्ती 20 साल से नहीं हुई ना, केवल नाम मात्र को हुई है। इसमें हम भर्ती जा रहे हैं और जो बीमा कंपनी में बीमा कानूनों में जो संशोधन किया जा रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हड़ताल में शामिल है सारे देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन आज इस हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं। इस हड़ताल में 20 से 25 करोड़ संगठित और असंगठित मजदूर शामिल हैं। ये हड़ताल केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के लिए की गई है। जो श्रम संहिताएं लागू की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा, उनके विरोध में है। केंद्र सरकार द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है, उसके विरोध में है। देश में महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में है। देश के किसानों को उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उसके विरोध में है। शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, उसके विरोध में है। बीमा के क्षेत्र में 100% FDI की गई है, हम उसके विरोध में ये हड़ताल कर रहे हैं। बीमा, स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पे जो GST लगाई जा रही है, उसके विरोध में है। जो सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचा जा रहा है देश में, उसके विरोध में है। जो नई भर्तियां सब बंद की जा रही हैं, उसके विरोध में है। देश में जो एक कुप्रथा ठेका प्रणाली चलाई जा रही है और स्थायी बेरोजगार को खत्म किया जा रहा है और देश में बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, उसके विरोध में आज हम सब यहाँ हड़ताल पे एकत्रित हैं।
आज 9 जुलाई को पूरे देश भर में मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल का आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान देश के 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों और अन्य संगठनों ने किया है, जिससे विभिन्न राज्य संगठनों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच छत्तीसगढ़ का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। राजनांदगांव समेत राज्य के तमाम जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के द्वारा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अपनी मांगों को लेकर वर्षों से संघर्षरत इन महिला कर्मियों का कहना है कि पिछले 50 वर्षों से वे केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन स्वेच्छा से सेवाएं दे रही है, फिर भी उन्हें ना तो मजदूर का दर्जा मिला है और ना ही सरकारी कर्मचारी का। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार उन्हें स्वयं सेवक कहती है, लेकिन उनसे कई गुना कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें अब डिजिटल ऐप आधारित काम भी शामिल कर दिया गया है। राज्य और केंद्र की डबल इंजन सरकार से आंगनबाड़ी की कर्मियों ने अपील की है कि उनकी मांगों को न्याय की दृष्टिकोण से देखा जाए और तुरंत ही आवश्यक कदम उठाया जाए। हम लोगों की मांग ये है कि जो शासन ने 4 श्रम कानून लागू किए हैं उसको हटाया जाए। FRS पोषण ट्रैकर में जो चालू किया है उसको हटाया जाए। हम लोगों की मांग ये है कि हम लोग को जीने लायक वेतन 26,000 हम लोग को दिया जाए और हम लोग को परमानेंट किया जाए। और अन्य जो सुविधा मिलती है, जो शासन की ओर से स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, पेंशन की सुविधा मिलती है और मृत्यु के उपरांत जो हम लोग को राशि दी जाती है बहुत से बहुत ही कम है, ये राशि हमको दिया जाए। ये हम लोगों की आज की मांग है और हम लोग इतने दिन से लड़ते आ रहे हैं, मगर अभी तक हम लोग की मांग को शासन ने नजरअंदाज करते जा रहे हैं। और आज के बाद अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं करती तो हम इसके बाद और ज्यादा से ज्यादा तादाद में हम लोग आज हमारे साथ किसान मजदूर सभी लोग हमारे साथ हैं और पूरे प्रदेश में आज की हड़ताल जोर शोर से कर रहे हैं। आज हमारी पोषण टेकर संबंध में एक दिवसीय हड़ताल जो यूसीटी यूनियन के माध्यम से पूरे 10 यूनियन आज पूरे स्टेट लेवल में हड़ताल में है और आज हमारे राजनांदगांव में भी एक दिवसीय हड़ताल में हम लोग संयुक्त मंच के माध्यम से समर्थन में मांगे हमारी पोषण टेकर संबंध में जो कैप्चर और जो KYC के संबंध में जो सरकार हम लोगों के साथ में जो दुरुपयोग कर रहे हैं उसको कम से कम हमारी समस्याओं को समाधान करिए और उस जगह में जो जीने लायक वेतन, जो आज इतनी महंगाई है, जो हमारे बच्चों को जो समय में हम लोग जो हर सुविधा दे सकते हैं दे नहीं सक रहे हैं, तो उस जगह में हमारी सरकार से यही कहना है कि वो हमारी समस्याओं को दूर करे और जो पोषण टेकर और KYC के संबंध में जो हमारी समस्या आ रहे हैं उनको समाधान करें। आज इसलिए यह हड़ताल में है क्योंकि हमारे देश की 10 ट्रेड यूनियनों द्वारा जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, इन्होंने आज पूरे देश भर हड़ताल का आह्वान किया है। इसलिए कि श्रमिकों के लिए 44 श्रम कानून बने हुए थे। मोदी सरकार ने उन कानूनों को खत्म करके मात्र 4 श्रम कोड जो बनाया है, वो ये कोड बोलता है जो 8 घंटे मजदूरों के लिए ड्यूटी का कानून था उसे 12 घंटे किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम है उसमें परिवर्तन किया गया, बीमा में परिवर्तन किया गया, बहुत से कानूनों में मजदूरों के खिलाफ जो परिवर्तन किया गया और इसलिए जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, गुलामी से बचने के लिए आज पूरे देश भर देशव्यापी हड़ताल का आह्वान है और उसी के संदर्भ में राजनांदगांव में और पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में आज अधिकतर जो है जिला कार्यालयों के सामने में लोग जो है हड़ताल पर जो बैठे हैं। जी, हमारी मांगे हैं कि हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका विगत 50 वर्षों से आंगनवाड़ी में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें ना तो अभी तक परमानेंट किया गया है, ना हम लोगों को अभी तक जीने लायक न्यूनतम मानदेय दिया जा रहा है। ऊपर से जो श्रम कानून बना है 4 श्रम कानून, वो भी हमारी मौलिक अधिकारों को छीनता है। इसी के विरोध में हम लोग आज पूरे राज्य में और पूरे देश में अखिल भारतीय फेडरेशन के तहत हम लोग आईफा के अंतर्गत आज का जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं का विरोध कर रहे हैं हम लोग। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
डोंगरगढ़ के खालसा पब्लिक स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र सार्थक सहारे की जिंदगी एक झटके में बदल गई। मामले से बात पर टीचर प्रियंका सिंह के द्वारा 3-4 थप्पड़ मारे जाने के बाद 13 वर्षीय सार्थक के दोनों कानों की नसें क्षतिग्रस्त हो गई है। डॉक्टरों ने इसे हेयरिंग लॉस बताया है, जिससे अब उसकी सुनने की क्षमता काफी हद तक गिर चुकी है। परिजनों ने बताया कि बेटे की स्थिति गंभीर है और हर 4 दिन में रायपुर ले जाना पड़ रहा है। इलाज में अब तक हजारों रुपए खर्च हो चुके हैं और रोज करीब 2500 रुपए का खर्चा आता है। आर्थिक बोझ से परिवार टूट चुका है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता बेटे के भविष्य को लेकर है। घटना सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने शिक्षिका को निलंबित कर नोटिस थमा दिया है, लेकिन पीड़ित परिवार और समाज के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। उनका कहना है कि सिर्फ सस्पेंस करना ही काफ़ी नहीं है, आरोपी टीचर को बर्खास्त कर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। परिजनों और समाज के लोगों ने बताया है कि अब डोंगरगढ़ थाने में टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी में है। उनका कहना है कि यह मामला सिर्फ स्कूल का अनुशासन नहीं, एक बच्चे के जीवन से खिलवाड़ है, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षक पर बनती है। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे बेटे को मारे हैं, क्षतिग्रस्त हुआ है, तो हम तो उसके लिए अपना अपील किए हैं, तो लेकिन हमको ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हमारे साथ कुछ न्याय होने वाला है। ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है हमको। अभी तो समाज के काफी लोग भी आपके साथ आकर के अभी स्कूल प्रबंधन वो तो सब दिख ही रहा है भैया, सबको पता चल रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्कूल प्रबंधन के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिए गए, हमने अपनी 3 मांगे रखे हैं। अब देखो उनका क्या निर्णय कौन कौन सी मांगे हैं? मांग है कि भाई वो टीचर को बर्खास्त किया जाए, दूसरा कि जो बच्चे को क्षति पहुंची है उसकी मेडिकल के लिए व्यवस्था की जाए, और एक तीसरा क्या था। तो अभी आज बैठक में क्या निकला इस पर निष्कर्ष तो अब वो निकालेंगे भैया, हम लोग क्या कर सकते हैं। अब वो अपने हिसाब से वो बोले हैं, अब हमारा समाज जैसा बोलेगा उस हिसाब से। लेकिन उनको मैं देख रहा हूँ ज्यादातर वो समाज कर रहे हैं, ये गलत बात है। एक जो प्रकरण आया था 2 तारीख का कि एक शिक्षिका ने बच्चे को पिटाई की है। जानकारी मिलने पर सही पाई गई कि वास्तव में टीचर ने को थप्पड़ मारा था। तो एक थप्पड़ मारने के अंश में हमने शिक्षा विभाग में जो अधिकतम सजा का प्रावधान है या जो हमारे ज्ञान में है, हमने उस टीचर को तुरंत कारण बताओ नोटिस भी दिया और उसे आज अपना सस्पेंड कर दिया हुआ उस तारीख को ही, दूसरे दिन कि आप सस्पेंड है आप विद्यालय में। जब तक एक मीडिया के आधार पर एक जांच समिति बैठी है जो शिक्षा विभाग राजनांदगांव ने बैठाई है, वो जब तक अपना जांच निष्कर्ष नहीं देगी तब तक आप सस्पेंड रहेंगे। निष्कर्ष के बाद यदि मान लो अधिकतम चोट पहुंची है, जो जानकारी ऐसा कुछ मीडिया से जानकारी मिली कि उसके दोनों कान के पर्दे खराब हो चुके हैं, ये सुनाई नहीं देता है, या भविष्य में यदि उस संदर्भ में यदि जांच समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी उसके बाद उसकी जो अधिकतम सजा का प्रावधान है। कुछ दिन पहले ही राजनांदगांव शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक विभाग ने एक नई पहल की थी। शहर के 3-4 महत्वपूर्ण स्थानों पर पॉइंट बनाए गए थे, जहां 4 व्हीलर और 3 व्हीलर वाहनों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसका उद्देश्य इन वाहनों के कारण लगने वाले जाम को कम करना और यातायात को सुगम बनाना था। पहले 2-3 दिनों तक यह व्यवस्था ठीक से लागू होती हुई नजर आई, लेकिन जल्द ही स्थिति में बदलाव आ गया। बताया जा रहा है कि पॉइंट के आसपास 4 व्हीलर और 3 व्हीलर वाहन पूरी तरह से अंदर प्रवेश करने लगे, जिससे जाम और भी ज्यादा बढ़ गया। वहीं कई लोग ट्रैफिक विभाग के इस पहल को केवल दिखावा बता रहे हैं। खबर है छुरिया से, जहां ग्राम पंचायत पठान डोंगी के अंतर्गत मुख्य मार्ग पर बनी पुलिया बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते ढह गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्थानीय युवक इसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी पुलिया बता रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह पुलिया हाल ही में निर्माणाधीन थी और इसके निर्माण में भारी अनियमितता बरती भी गई थी। यह कारण है कि मात्र 2 दिनों की बारिश ने ही इसकी पोल खोल दी है। गांव के लोग पुलिया के पास एकत्रित होकर स्थिति का जायजा ले और प्रशासन से कार्रवाई की मांग करें। इस दुर्घटना ने शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य होता तो यह स्थिति नहीं होती। इन भारी बारिश के बीच एक हौसला बुलंद करने वाली खबर हम आपको बताते हैं।
दरअसल छुरिया में लगातार हो रही भारी बारिश भी छात्रों के हौसले को नहीं डिगा सकी है। 10वीं कक्षा की पूरक परीक्षा देने के लिए छात्र छात्राएं समय से पहले ही परीक्षा केंद्र पहुंच गए हैं। बारिश के बावजूद परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही छात्रों की भीड़ देखी गई है। छुरिया ब्लॉक के विभिन्न गांव से आए परीक्षार्थियों ने समय से 1 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज गणित विषय की पूरक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल 367 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। इनमें से 353 छात्र छात्राएं परीक्षा में उपस्थित रहे। वहीं स्कूल प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्व से ही पूरी कर ली गई थी। केंद्र पर शांतिपूर्ण और अनुशासित वातावरण में परीक्षा संपन्न कराई गई है। बीते 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने बालोद नगर के प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर का नया बस स्टैंड जल भराव के कारण पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि यात्रियों को बसों तक पहुंचने में मुश्किलें हो रही है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। यह नज़ारा केवल बस स्टैंड तक सीमित नहीं है। कुंदरूपारा, रेलवे कॉलोनी और शिकारीपारा जैसे प्रमुख वार्डों में भी स्थिति बेहद खराब है। गली मोहल्लों से घुटनों तक पानी जमा हो गया है। नालियां उफान पर है और कई घरों के बाहर पानी भर गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है। हर साल बरसात में यही हालत होती है, लेकिन नगरपालिका और जिला प्रशासन की ओर से केवल आश्वासन ही मिलता है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। जो बस स्टैंड में जो पानी भरा हुआ है ना, वो मेरे दुकान के टाइल्स से अंदर से पानी निकल रहा है जी। शिकायत की है अभी तक आपको? शिकायत करते करते, आवेदन देते देते चप्पल घिस गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है अभी तक। कोई सुनवाई नहीं हो पाया। आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, करेंगे करेंगे बोलते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। समस्या तो ये है कि हमारा व्यापार पूरा खत्म है। उससे बड़ी समस्या तो हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए कि हमारा व्यापार नहीं चल पाएगा। और जब ये बारिश का मौसम आएगा, इस स्थिति ऐसी है। ये 2 साल से इसकी स्थिति यही हुई। बस स्टैंड की स्थिति 2 साल से यही है। शासन प्रशासन से बात किया तो क्या कहना? शासन प्रशासन से ऐसी कोई बात नहीं होती हमारी। बस वो आते हैं, देखते हैं, अपना फोटो वोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। हाँ, समाधान इसका कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं संजय सोनी हूं और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। इस वक्त आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कोई तालाब नहीं, ये बालोद शहर का बस स्टैंड है। और हालात यह है कि यहाँ जो राहगीर हैं, जो यात्री हैं, वो लगातार इस पानी में घुसने के बाद उनकी जो गाड़ियां हैं वो बंद होते जा रही है। मैं करण से कहूँगा, दिखाएंगे हमारे सामने ही कुछ लोगों की जो गाड़ियां हैं वो बंद हो गई हैं। ये यात्री हैं जो कहीं जाने के लिए निकले हुए थे और यहाँ पर आकर फंस गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात, पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है बालोद में, और बारिश होने के बाद में बारिश ने नगरीय प्रशासन के जो पूरे तमाम दावे थे, जो बरसात से निपटने के लिए किए गए थे, तमाम जो दावों का पोल खोल के रख दिया है। ये जो बस स्टैंड है, यहाँ पिछले कई वर्षों से पानी भर रहा है। जब से नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया तब से यहाँ पानी भर रहा है। इसका कारण भी आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये नाली बनाया गया है। नेशनल हाईवे सड़क निर्माण के दौरान यह नाली तैयार किया गया है। लेकिन हैरानी की बात है, वो तमाम नेशनल हाईवे के इंजीनियर, नगरीय प्रशासन के जिम्मेदार और प्रशासन के लोगों ने यह देखा ही नहीं कि यह जो नाली है वो बस स्टैंड से ऊपर बना हुआ है, जिससे पानी यहाँ से भला कैसे निकल पाएगा। ये जो तमाम सवाल है जो हम पहले भी उठाते रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इसे उठाया है। हमारे साथ कुछ दुकानदार और यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बारिश के बाद उन्हें किन तरह की तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? नासिर हुसैन। नासिर जी, कब से यहाँ पानी भर रहा है और किस तरह की समस्या है? परेशानी है, जब से बस स्टैंड रोड बनाए हाईवे को, तब से परेशानी है। जब से हाईवे ने बनाया है तब से आपको समस्याएं हो रही है? समस्या है। यह बताइए, जब ये सड़क निर्माण हो रहा था तो आप लोगों ने विरोध किया था कि नहीं किया था? हमने बताया था ये पानी भरता है, उसके बाद भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। अब हालात कैसे? अब दुकान तक कैसे जाते हैं आप? दुकान तक जाने का रास्ता ही नहीं है, घूम के आओ, काम करने की जगह नहीं है। हाँ, बाकी आप देख सकते हैं। और प्रशासन से बात हुई तो क्या कहना है? इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है? आश्वासन दिए बस, लेकिन कुछ हो नहीं पाया है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि शासन प्रशासन ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन जो समस्या है
वो आपके सामने देखिए। फिर एक बार एक जो गाड़ी है, स्कूटी है, वो अंदर घुसते ही बंद हो गया है। करंट दिखाइए स्कूटी किस तरह से, कितना 1.5 फीट के आसपास जो पानी है वो जल भरा हो गया है बालोद के बस स्टैंड में। और यहाँ से छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां भी नहीं निकल पा रही है। और आप ये किनारे देखेंगे तो एक तरफ ट्रैक्टर भी डूबा हुआ है आधा, और इधर देखेंगे तो यहाँ पर पिकअप और नैनो की जो कार है वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। और आप देख सकते हैं किस तरह से एक कार है वो इस तालाब के सामने से गुजर रहा है। माफ कीजिएगा, ये तालाब नहीं, बालोद शहर का बस स्टैंड है, लेकिन तालाब जैसा नजर आ रही है। ये देखिए लहरें, लहरों को देखिए आप, कितना आनंददेह लहरें हैं जिससे ये कार होकर गुजर रहा है। बात करेंगे, कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से है भैया। दिल्ली से हैं? दिल्ली से। कैसा लगा बालोद आकर आपको? यहाँ तो जब से बारिश ही बारिश है। बारिश हो रहा है। हमारे यहाँ दिल्ली बहुत गर्मी है, यहाँ तो बिल्कुल बहुत फायदा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ रहा है। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। आप दिल्ली से आए हैं। अभी जब आप बस स्टैंड के सामने से, ये तो तालाब के बीच से जिस तरह से आपने गाड़ी निकाला, कितना आनंद आया ये बता दीजिए। ये तो मैं सोच रहा था बंद ना हो जाए गाड़ी, पूरा भर गई थी गाड़ी, यही डर। आपसे पहले कई लोग गाड़ी यहाँ पर बंद हो चुकी है। बहुत बंद हो चुकी है। पिछली बार भी आया था तो एक गाड़ी भी बंद पड़ी थी, खराब थी, वो धक्का लगा रहे थे सब लोग जी। यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है। तो ये देखा, दिल्ली से जो मेहमान पहुंचे हुए हैं हमारे बालोद, इनका भी कहना है कि यहाँ पर इनकी गाड़ियां जो निकल रही थी, इन्हें डर था कि कहीं वो बंद ना हो जाए। लेकिन बात यह है कि शासन प्रशासन कब इस मामले को संज्ञान लेगा और कब इस समस्या का निदान होगा, ये देखने वाली बात होगी। संजय सोनी, इंडिया टाउन, बालोद। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।